नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम आपको सरकार के दावों की पोल खुलती हुई यहां पर किस तरह से नजर आ रही है उस तरफ लिए चलेंगे, क्योंकि जमीनी सतह पर जो योजनाएं और परियोजनाएं होती हैं वो कितना मुकम्मल तरीके से काम करती हैं, ये एक सवालिया निशान रहता है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे यहां पर किए जाते हैं कि स्कूलों के शिक्षा के ढांचे को भी यहां पर सुधारने की कोशिश की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े दावे बताए जाते हैं कि शिक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो चरम पर अब यहां पर देखी जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विकास देखा जा रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर आज भी सरकारी स्कूल किस तरह से खस्ता हालत में हैं, ये देखने वाली बात है। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे टिकरी ब्लॉक के टेल्टा इलाके के अंदर, जहां पर स्कूल खस्ता हालत में ही नहीं है, स्कूल की अपनी बिल्डिंग ही नहीं है और मात्र 7 फीट के एक कमरे में, यानी कि 7 बाय 7 का एक कमरा है जिसके अंदर ये बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। और यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आशीष दत्त पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाने के कई प्रयास किए जाते हैं ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए और बच्चे जो हैं अपना भविष्य बना पाएँ। परंतु अगर स्कूल का स्तर ही अच्छा ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा ना हो, तो बच्चे तालीम कैसे ले पाएंगे। इस समय हम उधमपुर से 20 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल टेल्टा में मौजूद हैं, जो पंचायत सनाड़ी में पड़ता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये स्कूल एक कमरे में चल रहा है। मात्र 7 फीट बाई 7 फीट का ये कमरा है और इस कमरे में जो है ये प्राइमरी स्कूल टेल्टा चल रहा है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कमरे की हालत भी देख लीजिए। छत पे टीन है और एक ही कमरे में जो है 5वीं तक जो है कक्षा ली जा रही है। बच्चों की यहाँ पे अगर बात करूँ, स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो 10 से 12 बच्चे जो हैं इस स्कूल में हैं। लेकिन सरकार की अपनी बिल्डिंग नहीं है, ये भी जो है गाँव के जो लोग हैं उन्होंने ये बिल्डिंग जो है ये यहाँ पर जो है स्कूल को प्रोवाइड की है। और मैडम देखिए, आप यहाँ पे एक ही अध्यापिका हैं और ये बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हैं। हालांकि ये बच्चे देख के लगता नहीं है कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। इनका आप ड्रेसअप देखिए, पढ़ाई देखिए इनकी। बच्चे बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं जो आज के ज़माने में लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं। पढ़ाई का पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन वो शिक्षा जो है जो बच्चों को मिलनी चाहिए इस स्कूल में कहीं भी नहीं दिख रही है। आपने विजुअल में देखा कि एक कमरे में जो है ये स्कूल चल रहा है, लेकिन 2014 में ये स्कूल खुला था। उसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली है, ना ही संबंधित विभाग ने और ना ही प्रशासन ने। यहाँ पर कुछ हमारे साथ स्थानीय हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि ये स्कूल खुलने के बाद क्या क्या लोगों को उम्मीदें थीं और क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंचल सिंह है और मैं वार्ड नंबर 2 पंचायत सोनाड़ी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। चंचल जी, जब ये स्कूल खुला था आप लोगों को काफ़ी खुशी हुई होगी कि हमारे बच्चे जो हैं अब अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, लेकिन जिस तरह से एक कमरे में ये स्कूल चल रहा है, क्या कहेंगे। देखिए, जैसे कि 2014 में ये खुला था तो 5-7 साल यहाँ पर इसको बने हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक टीचर जो है वो यहाँ पर लगाया गया था। उसके बाद यहाँ पर ना तो कोई दूसरा टीचर आया है, वही टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई खाना बनाने के लिए यहाँ पर कमरा है। अब बच्चे खाना जो है तो मिड डे मील तो स्कूलों में मिलता है, तो मिड डे मील कैसे बन रहा है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर जो है एक जो खाना बनाने के लिए रखी हुई हैं, तो वो खाना अपने घर से बना कर लाती हैं, तो वो बच्चों को यहाँ पर देखिए ये हाल है कि घर से खाना मिड डे मील लाकर यहाँ बच्चों को खिलाया जाता है। जिस तरह से सरकार द्वारा
एक योजना निकाली गई थी कि बच्चों को मिड डे मील जो है 5वीं स्तर तक जो है स्कूल में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, तो बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे यहाँ? जब 2014 में जब हमारा स्कूल खोला गया तो हमें इतनी खुशी हुई कि हम अपना टाइम तो पास कर दिया, अभी हमारे बच्चों को इतना बोझ नहीं देना चाहते हैं। तो जब हमारा स्कूल 2014 में खुला तो हम बहुत खुशी हुई हमें। तो उसके बाद हमने बहुत कोशिश की कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए, इधर बाथरूम होना चाहिए और एक टीचर होना चाहिए, मगर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब जाकर देखो रियलिटी क्या है वहाँ पर। जो वीडियो आप मुझे दिखा रहे हैं उससे लगता है कि बिल्कुल ही वहाँ पर फैसिलिटी कोई नहीं वहाँ पर है। 2014 से बना है, मैं पूरी इंक्वायरी करूँगा उसकी और कोशिश करूँगा कि अगर ज़मीन वहाँ पर है, ज़मीन स्कूल के नाम पर हो जाती है, तो हम नेक्स्ट ईयर प्लान में जो अभी मैंने अगले महीने प्रपोज करना है, तो उसमें किसी भी प्लान में उसको रख देंगे, जहाँ समग्र में रखेंगे, जहाँ स्टेट के पास में रखेंगे, जहाँ डिस्ट्रिक्ट में रखेंगे इसको, ताकि वहाँ पर फैसिलिटी वहाँ पर मिले। और छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, जैसा आप कह रहे हैं कि वो उन बच्चों को नीचे आना पड़ता है कभी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा थोड़ा वे ट्रैवल करे। लेकिन फिर भी मैं उस मैडम को सल्यूट करता हूँ कि जो मैडम मैं वीडियो देख रहा हूँ कि वो फिर भी उसको बच्चों को पढ़ा रही है, और बच्चा भी लगता नहीं कि किसी भी हालत में उस कमरे के बाहर लगता है कि वो उनका क्या पोजीशन है, लेकिन उसमें लगता है कि बच्चा स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। पहले आपको दिखा देते हैं कि बड़गाम के अंदर जो इनकाउंटर चल रहा था वो खत्म हो चुका है, आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। आईजीपी का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुनेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आखिर जमीन पर किस तरह से काम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं उन दावों को किस तरह से खोखला साबित करती हुई आम जनता यहां पर नजर आ रही है, उस तरफ भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए एनकाउंटर के हवाले से आईजीपी का क्या कुछ कहना है। ना बड़गांव पुलिस को तल्ला मिला था कि जंडीगाम जो बीरवा के विलेज है वहाँ पर यूसुफ कांतरू और एक एफटी छिपा हुआ है। पुलिस आर्मी सीआरपीएफ मिलके कॉर्डन डाला। इनिशियल इनकाउंटर में जो इनकाउंटर शुरू हुआ उसमें हमारे एक एसपीओ बहादुर हमारे कलीग हैं अल्ताफ साहब, उनका उसमें मार्टियर हो गए। एक एसडी कांस्टेबल मंजूर साहब है, वो इंजर्ड हो गए, वो स्टेबल है। उसके बाद मॉर्निंग में फिर से सर्च शुरू किया गया तो मिलिटेंट वहाँ से भाग चुका था। फिर ब्लड का हम लोग बीडीएस स्क्वाड को बुलाए गए और उसको ट्रैक किया गया। तो 2 किलोमीटर आगे जाके गांव है कि जहाँ पर ब्लड स्टैंड उनका ब्लड ट्रेल खत्म होता है, उस गांव का कॉर्डन डाल दिए, सर्च जारी है। इसके लिए सेपरेट अभी पीसी रखें। पीसी कल रात में लगभग 10 बजे खबर मिला था पुलिस को, जिस ऑपरेशन को खुद अब्दुल साहब डीआईसा लीड कर रहे थे कि 3 मिलिटेंट छिपा हुआ है। उसके बाद कॉर्डन डाल दिया गया। आर्मी सीआरपीएफ पुलिस टीम कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद सर्च शुरू किया गया तो तीनों मिलिटेंट घर वाले को हॉस्टेज बना लिया। उसके चलते हम लोग ऑपरेशन को होल्ड अप करना शुरू कर दिए और मॉर्निंग में 5:30 में जब घर वाले को निकाल लिए हम लोग, फिर से इनकाउंटर शुरू हो गया। दौरान इनकाउंटर 3 टेररिस्ट मारे गए जो अलबदर से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि एनकाउंटर साइट पर किस तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से काम किया गया। इरफान फाजिल के पास चलेंगे। इरफान फाजिल क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। पिछले 48 घंटे में वादी कश्मीर शहर श्रीनगर में दूसरा अटैक जो है मिलिटेंट्स की तरफ से देखा गया है। खासतौर पर अगर बात करें तो डलगेट इलाके में रात को जिस तरीके से एक दिन पहले गोलियां चली और उसके बाद आज बागात बरजुला चौक में फिर से गोलियों का यानी सिलसिला जो है देखने को मिला, जिसमें खास तौर पर बाद में पता चला कि पुलिस के 2 एहलकार जो है जान बहक हुए थे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस इलाके
के हवाले से बात करें तो कई सारे पुलिस के जो एहलकारों के जो दफ्तर है वो इसी इलाके के साथ नेशनल एयरपोर्ट का रोड भी कनेक्टेड है। और इस बीच जो ही ये गोलियां चली है और बाद में सीआरपीएफ की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरी तरह से इस इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। लगातार जी हाँ इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है। और साथ ही साथ बात करें तो गोलियों की गनगनाहट को लेकर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले 48 घंटे से ये दूसरा अटैक हुआ है और अब देखना है कि आने वाले टाइम में इस पर किस तरह के पुलिस की तरफ से क्या नताइज सामने आते हैं, किस तरह के नोट सामने आते हैं। मगर फिलहाल पता चला है कि पुलिस के 2 एहलकार जो है जो वो जाँ बहक हुए हैं इस गोलियों की गनगनाहट से। चलिए अब आपको सनम के पास लिए चलते हैं। सनम क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। कश्मीर के हालात में आज सुबह की शुरुआत इनकाउंटर के खबर से ही आई और इनकाउंटर की खबर में सबसे पहले यही बताया गया कि शोपियां के इमाम साहब में हुए इनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। बताया गया कि फोर्सेस को मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर रात को मिली थी और रात को ही पूरे इलाके का कॉर्डन किया गया था और जिस दौरान गोलीबारी का तबादला हुआ और इस गोलीबारी के तबादले में सुबह 3 मिलिटेंट मारे गए। अभी शोपियां की खबर आ ही रही थी कि एक और इनकाउंटर की खबर आई और ये इनकाउंटर बडगाम के बीरू के इलाके से आया हुआ और जिस एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपी और मारा गया जबकि एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान यहां पे जख्मी भी हुआ। मारे गए एसपीओ को उसके आबाई इलाका चाडूरा में पूर्णम आंखों से सुपुर्द खाक भी किया गया। अभी ये खबरें जारी थी और श्रीनगर में आईजी विजय कुमार ने श्रीनगर के सनवार के इलाके में हुए वाक़े पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि इस वाक़े में मुकामी मिलिटेंट शामिल हैं और ये मारे तीनों मिलिटेंट जो हैं ये श्रीनगर के पामपुर और पुलवामा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनने बताया कि लोकल इनपुट्स के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही इन मिलिटेंट्स की शिनाख्त हुई है और उनने इन मिलिटेंट्स को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद श्रीनगर के बागात के इलाके में गोली चलने की आवाज़ आई और यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान ज़ख्मी हुए जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल पहुँचाया गया, ताहम उन दोनों की वहां पे मौत वाक़ा हुई। श्रीनगर के बागात के इलाके के हवाले से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और इस वीडियो में देखा जाता है कि एक शख्स जिसने फरन पहन रखा है अचानक अब चलते चलते अपने फरन के नीचे से बंदूक निकालता है और वहां पे खड़े 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पे गोली चलाता है। ये वाक़ात श्रीनगर में आज सुबह से बाद दोपहर तक पेश आए जिस दौरान इलाके में तनाव भी देखने को मिला और फोर्सेस की पूरे इलाके में डिप्लॉयमेंट भी रही और श्रीनगर के बागात में जब ये वाक़ा पेश आया इसके फ़ौरन बाद इलाके को कॉर्डन में लिया गया और वहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू हुई और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में हालात पुरतनाव ही थे। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। उसके साथ ही आपने देखा कि आईजीपी का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो पूरी तरह से वारदातों का खुलासा करते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर उनका यह भी कहना था कि जो कृष्णा ढाबे के अंदर भी गोलियां चलाई गई थी वो भी इन्हीं आतंकवादियों की तरफ से यहां पर काम करने की कोशिश की गई। जितने भी आतंकवादी इस वक्त यहां पर काम करते हुए दिख रहे हैं, घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, वो सब लोकल बताए जा रहे हैं। उससे पहले आप छोटी सी एक सीसीटीवी फुटेज देखिए कि किस तरह से आतंकवादी पहुंचता है और ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो बरसाई जाती है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे तजमुल के पास क्योंकि तजमुल भी इस वक्त अपडेट लेकर जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। अब किस तरह से सियासी पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ सियासत के अंदर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तजमुल की इस रिपोर्ट में देखिए। वादी में बर्फ पिघलने के साथ ही सियासी बहरान भी बहुत ज्यादा चढ़कर बोलने लगा है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक महबूबा मुफ्ती ने कई एक जनसभाओं से खिताब किया, जहां उन्होंने अपना डिटेंशन खत्म होने के बाद जम्मू दौरा किया था। उसके बाद दोबारा वापस आए और फिर खता पीर पंचाल और डोडा, किश्तवाड़ और बकिया इलाकों में भी आगे प्रोग्राम है। लेकिन इस बीच में महबूबा मुफ्ती ने अपना प्रोग्राम जारी रखते हुए कुपवाड़ा, हंदवाड़ा के बाद शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में बातचीत की। हालांकि आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा एनालिसिस डिफरेंट करूंगा कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 धाराएं खत्म होने के बाद इन लीडरान ने अपनी तारीख को किस तरह से पेश किया। सबसे पहले सबसे बड़े सियासी कदावर लीडर
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तकरीबन 90% वक्त जो है वो खामोशी में गुजारा। उन्होंने कोई लबकुशाई नहीं की कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 हटने के बाद क्या कुछ किया जाना चाहे और नेक्स्ट रोड मैप क्या है। हालांकि कुछ मामला EDI के भी चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपना ट्विटर थोड़ा सा खामोश रखा, सिर्फ फॉरेन एनवाइज पर एक ट्वीट किया, कहा अगर हो सके तो वहां से रियल टूरिस्ट, अच्छे टूरिस्ट जम्मू कश्मीर भेज देना। इसके बाद जम्मू कश्मीर में हमारे जो सांसद मेंबर हैं मोहम्मद अकबर लून तो बिल्कुल खामोश रहे। उनके बेटे को पुलिस ने फिलहाल 10 दिन के पुलिस रिमांड में दिया हुआ है। उसके बाद जस्टिस हसनैन मसूदी ने बात की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास ही बात की और घुमा फिरा के ही बातचीत की। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने बातचीत की और 35 से 370 हटने के बाद इस मुद्दे को, इस किस्से को एक कज़िया तैयार किया। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से 35 से 370 को खत्म किया। गुलाम नबी आज़ाद की आखिरी सियासी इनिंग राज्यसभा में उन्होंने खुद बोला कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आगे का लाहे अमल उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं तो सज्जाद लोन ने रातों रात अपनी पलटी मारी। कभी PhD के साथ गए, उसके बाहर आने के बाद उन्होंने ज्यादातर वक्त DDC चेयरमैन बनाने में ही सर्फ किया, लेकिन बातचीत के अमल में डॉक्टर शाह फैसल खामोश रहे। 35 से 370 के बाद उनका कोई बयान नहीं आया। लेकिन इसके बाद अगर इस वक्त तनहा महबूबा मुफ्ती बयानबाजियां कर रही है, हालांकि इसके पस मंजर में नताइज क्या निकलेंगे वो अलग बात है। लेकिन मार्कस शीट पे अगर देखें तो बेशतर मेन स्ट्रीम लीडरान के मार्कस शीट खाली पड़े हैं और कहीं ना कहीं PDP का अपना पार्टी खत्म होने के बावजूद भी महबूबा मुफ्ती 35 से 370 की वापसी के लिए बातचीत करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपना ताज़ा ट्वीट जारी करते हुए कहा जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड कोई नहीं मांग रहा है। हालांकि अल्ताफ बुखारी ने कहा स्टेटहुड बहुत जल्द मिलना है और वो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर जबरदस्त तनकीद की। देखने वाली बात होगी 35 से 370 हटने के बाद अब महबूबा मुफ्ती का साथ आने वाले महीनों में कौन सी पार्टी और कौन सा लीडर देगा, ताकि जम्मू कश्मीर में कहें कि जिन शेरों को हमने पाला था वोट दे देकर वाकई उन्होंने उसकी हक अदाई की या नहीं। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि इरशाद भट्ट किस तरह से पूरी रिपोर्ट यहां पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जमीनी सतह पर वहां क्या कुछ चल रहा है जान लीजिए। अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके उड़ी इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ पे आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया NHPC के खिलाफ। हालांकि इनका ये मानना है कि उर्से दराज से हमने जो ज़मीन दी है उसका अभी तक जो है मुआवजा नहीं मिला है और इसके साथ साथ यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे बिजली जो है गुल रहती है, 2 घंटे आती है, 4 घंटे गायब होते हैं और इसके साथ साथ दीगर जो मामले हैं यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और JK न्यूज़ में। आप आज NHPC के खिलाफ प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वहां से आए हमारी बातें सुनने के लिए। सुबह से ये जो बुजुर्ग हैं ये 8 बजे से यहां पर खड़े हैं और इस वक्त तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी यहां पर नहीं आया गया है, ना NHPC की तरफ से आया गया ना इसकी तरफ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। देखिए, हमने बार बार जो प्रोटेस्ट किए, 2005 में जब ये प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था तब NHPC ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, SOPs बनी थी तब कि हम अगर इनको ज़मीनें अपनी दे रहे हैं, जो ज़मीनें हमारे पास सब कुछ होती हैं, हर साल की कमाई होती है, वो हमने इनको दे दी है। ये बहुत बड़ा एरिया लिया है इन्होंने, यहाँ से लेके अड़ूसा तक 9 गांव जो थे वो अफेक्टेड हुए हैं। और उसके बाद ये हुआ NHPC ने जब अपना प्रोजेक्ट क्लोज किया, पहले तो इन्होंने जो टनल बनाए बिल्कुल ही उसमें गंदा मटीरियल यूज़ किया जो अभी तक गिर रहा है, अभी तक ये अंदर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो लोकल लोग थे इनके साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि आपको जो है 5 किलोमीटर के अंदर पावर दिया जाएगा, लाइट दी जाएगी और उसके बाद जो है नौकरियां जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको दी जाएंगी। आप देख सकते हैं कितने बेरोजगार लोग हैं यहाँ पर, नौजवान हैं कि इस वक्त तक इन्होंने नौकरियां तो दूर की बात है, बेसिक फैसिलिटीज़ ये नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, ये फायर सर्विस अंदर रखते हैं, बाहर नहीं अलाउ करते हैं। मिलना तो दूर की बात है, GM जो है हमें DC साहब मिल जाते हैं लेकिन NHPC का GM मिलता नहीं है। इन्होंने हमारे लड़के भी नहीं लगाए, इन्होंने खाली एक काम कर रहे हैं एजेंटों के ऊपर। ये किसी पंचायत को नहीं, पंचायत की बात नहीं सुनते, गाँव की कोई पंचायत या सरपंच या पूरी पंचायत की बात नहीं सुनते, गाँव का नंबरदार उसकी बात नहीं सुनते, जो इनके एजेंट हैं 3-4 अंदर उनकी बात सुनते हैं। जबकि वो हुआ नहीं, अफेक्टेड एरिया में से इस इलाके से एक आदमी भी आज तक नहीं एम्प्लॉय हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आज कल करके हमें टालते रहे। जब भी हम आते हैं
तो बात ही कोई सुनने वाला नहीं होता है, गेट से अंदर कोई जाने नहीं देता है, लोग आकर यहाँ धरना लगाते हैं। आप ये देखें सुतम ज़रीफ़ी तो ये है। फिलहाल आपका ये प्रोटेस्ट ये जारी रहेगा? फिलहाल बिल्कुल जारी रहेगा जब तक हमारी जायज़ मांगें पूरी नहीं होती। इन्होंने कुछ वादे किए आवाम के साथ, ये गरीब लोग हैं कि आपको भाई जो भी ठेकेदार होगा कोई भी होगा आपको हम आज तक पूरा नहीं हुआ। हमारा कोई पूरा नहीं हुआ सर, कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ये इन लोगों की डिमांडें पूरी की जाएँ। जी बिल्कुल आशा, अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके उड़ी इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ पे आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया और NHPC के खिलाफ, इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ। इनका ये कहना है कि 2005 की बात करें, यहाँ पे हमने अपनी ज़मीन छोड़ी थी, फिर बाद में जो है उसका मुआवजा नहीं मिला, और उस वक्त जो ये भी ये एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पे जो है आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, और इसके साथ साथ पानी या हेल्थ के हवाले से बात हुई थी। या अभी तक जो है इन लोगों के जो फरियाद आज तक जो है मुकम्मल नहीं हो पाई, क्योंकि आज सुबह से यहाँ पे इन लोगों के साथ हमारी बात हुई तो इनका यही कहना है कि हम ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया या हम GM जो NHPC का है उनसे हम अपील करते हैं कि वो हमारी जो फरियाद हैं वो सुने, ताकि इन रिहाइश पजीर लोगों के जो मसले मसाइल है वो हल हो जाएंगे। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे NHPC में जो लोग काम करते हैं, हालांकि खुदा न खास्ता किसी वक्त किसी की डेथ होती है या कि कोई ज़ख्मी होता है, उसको फिर बाद में जो है मुआवजा नहीं मिलता है। और अगरचे देखा जाए यहाँ पे इन रिहाइश पजीर लोगों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है NHPC के खिलाफ। इनका ये कहना है कि इस वक्त जो है लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है, जब तक न हमारा जो मसले मसाइल हैं वो हल नहीं हो जाएंगे तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे, और सांबा से भी आज बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि देर रात ही एक घटना वहां पर घटती है। हैरान करने वाला मामला सांबा से सामने आया है, क्योंकि सांबा के अंदर कल देर रात चेयरमैन के घर में हमला हो जाता है, परिजनों पर भी हमला होता है, पत्थरबाजी की जाती है। और जाहिर तौर पर आप ये समझिए कि जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं वही सुरक्षित नहीं है, तो एक सवालिया निशान यहां पर खड़ा हो जाता है कि आम जनता कितनी सुरक्षित यहां पर होगी। ऋषि किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर यूटी में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लगातार क्राइम हमें देखने को मिल रहा है, और एक और नया क्राइम का मामला सामने आया है। देर रात को विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन दीपक कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। दीपक कुमार जी अपने परिवार सहित गगोर इलाके से घर वापसी कर रहे थे और इसी गाड़ी पर ये सवार थे, और इसी गाड़ी पर हमलावरों ने पत्थरबाजी कर दी, और पत्थरबाजी में ये गाड़ी का जो अगला शीशा है ये पूरी तरह से टूट चुका है। कोई अननोन पर्सन से, अननोन हमलावर थे जिन्होंने ये पूरा हमला किया है, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है और दीपक जी भी सुरक्षित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का मामला है कि अगर जनता के नुमाइंदों को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो आम जनता का क्या होगा, ये एक चिंता का कारण है। क्या पूरा मामला सामने आया, क्या पूरी घटना है, मैं दीपक जी से जानने का प्रयास करूंगा। क्या पूरी ये घटना सामने आई है जो आपकी गाड़ी पर कुछ अननोन हमलावरों ने हमला किया है, क्या पूरी वारदात है, ये हमें बताएं सर। धन्यवाद न्यूज़ 27। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, हमारे नीचे दरगाह है पीर बाबा जी की, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरी आस्था जुड़ी है। और रात को जब मैंने डिनर करने के बाद वहाँ से निकलता हूँ तो टाइम तकरीबन 10:30-11 बजे के बीच का टाइम है, और एक वीरान सी जगह है, मेन जो रोड रामगढ़ रोड की तरफ जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे एकदम से पत्थर जो है वो लगने की आवाज़ आती है और एकदम से बड़ा ब्लास्ट आता है। तो जैसे वो ब्लास्ट होता है और मेरी फैमिली और मेरे बच्चे जो हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और मैं खुद जब ड्राइव कर रहा था तो मुझे भी समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। और मैं आगे जा कर के गाड़ी जब रोकता हूँ तो मेरा जो PSO है ये बाहर निकलता है, और मैं भी बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे मना करता है कि सर आप गाड़ी में बैठो, ऐसा ना हो कि कोई डबल अटैक कर दे। तो ये जब जाता है आगे जाके पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई पर्सन दिखाई नहीं देता है। और ऋषि जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो सकती थी, और शुक्र है ऊपर वाले का कि ये जो शीशे को जो पत्थर लगा है अंदर नहीं आया, अगर ये अंदर आया था पत्थर या शीशे मुझे लग जाते तो एक बड़ी इंजरी जो है वो मुझे हो सकती थी, और हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा खराब होने के बाद। बिल्कुल, और गाड़ी का बैलेंस खराब होने के बाद गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती थी। और ऐसी साजिशें जो है मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं, परिवार को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, और मेरा परिवार अभी भी दहशत के माहौल में है, बच्चे मेरे अभी भी डरे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये
ऐसा हादसा है कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हादसा मेरे साथ हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि कभी मैंने किसी के साथ पर्सनली मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कभी किसी के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। दिन रात लोगों की सेवा करता हूँ और सबसे बड़ी बात है लोगों का नुमाइंदा हूँ। लोगों के नुमाइंदे के साथ अगर ऐसे अटैक हो रहे हैं तो फिर आम लोगों का क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो इतना शुक्र है ऊपर वाले का कि कोई बड़ा हादसा जो है वो मेरे साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरी बच्चे और मेरे वाइफ और मैं सेफ हूँ और मेरा पीएसओ भी सेफ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये पीएसओ मेरे साथ नहीं होता, जिस तरह से ये दुर्घटना मेरे साथ हुई है, जिस तरह से मेरे पे हमला हुआ है, हो सकता था जब मैं आगे जाके गाड़ी रोकता तो अगर मैं अकेला होता तो डबल अटैक भी मेरे पे हो सकता था। क्योंकि मुझे ऐसी मंशा लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी 6-7 महीने पहले भी मेरी गाड़ी के साथ छेड़खानी की गई थी। ऋषि जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी एक पहले गाड़ी थी रेड कलर की एसआर, उस गाड़ी के जो चारों टायर होते हैं उसके नट लूज कर दिए गए थे। और मैंने ये बात डीएसपी साहब विजयपुर जो लवकरण जी हैं उनको भी बताई थी, और एसएसपी साहब जो हमारे शक्ति पाठक जी हैं, मैंने उनके साथ भी ये बात की थी। खुद जाके मिला था, मैंने बताया था कि ऐसे घटनाएं जो मेरे साथ घट रही हैं, अब ये क्या मसला है, कौन लोग हैं जो मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं। और मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ दुश्मनी करता हूँ। मेरा काम है लोगों की सेवा करता, दिन रात सेवा करता हूँ। और ये जो हादसा हुआ है, ये पत्थर इतना बड़ा था कि आप देख सकते हो कि ये इतना बड़ा गिलास है गाड़ी का, आपके ऊपर ही टारगेट आपको बिल्कुल जहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा था उसी जगह पे जाके पत्थर जो है वो मारा गया है। और अगर ये जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, अगर तो मुझे डराना चाहते हैं तो ऋषि जी मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। किसी के ऊपर शक है आपको? मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि मेरी दुश्मनी किसी के साथ है ही नहीं, तो मैं शक क्या करूँ, क्योंकि सभी के साथ मेरी अच्छी बोलचाल है, सभी के साथ मैं ठीक रहता हूँ। तो ये मुझे खुद नहीं पता है, अब ये पता पुलिस वाले ही लगाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है। अब आपने कार्रवाई करवाई है, आगे एफआईआर लॉन्च करवाई है? बिल्कुल, मैं उसी टाइम इमीडिएटली रात के टाइम ही अपनी मिसेज और अपने बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन विजयपुर में गया था और वहाँ पे मैंने उनको बताया जा करके। और बदकिस्मती ये है कि जब वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति ड्यूटी दे रहे थे उन्होंने कहा कि एसओचओ साहब नहीं आए हैं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। तो उनको मैंने रजिस्टर करवा कर मैं वहाँ पे कंप्लेंट करवा के मैं वापस आ जाता हूँ। तो अभी मॉर्निंग टाइम में मेरी बात हुई है डीएसपी साहब से और वहाँ पे मैंने एफआईआर करवाई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति जिन्होंने भी ये साजिश की है वो जल्दी से पकड़े जाएंगे और आने वाले टाइम में ऐसे हादसे ना हो, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा कि अब ये क्राइम जो बढ़ता जा रहा है। अब आपको कठुआ ले चलेंगे और कठुआ में भी आज यहां पर एसपीओ की भर्ती देखी गई है और जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि भारी तादाद में युवक और युवतियों ने यहां पर भाग लिया है। किस तरह से अपडेट कर रहे हैं सरबजीत, क्या कुछ वहां पर चल रहा था, क्योंकि बच्चों के अंदर काफी ज्यादा जोश जो है वो देखने को मिला है। सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ भर्ती होने का एक सुनहरा मौका है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से भर्ती प्रक्रिया जो है वो जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में जारी है। कुल 89 वैकेंसीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसपीओ की यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसमें 2800 से अधिक यहाँ पर युवाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। आपको बता दें कि आज इस भर्ती प्रक्रिया का 5वां दिन है और आज ये स्पेशल दिन उन युवतियों के लिए रखा गया था जिन्होंने अपना रुचि जो है वो दिखाई है। आपको बता दें कि 516 युवतियों ने इस भर्ती प्रक्रिया में अपना फॉर्म दर्ज करवाया था, जिनको लेकर आज इनकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो जारी है। आपको बता दें सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं के लिए ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से चलाई जा रही है, जिसमें आज 5वें दिन युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इन युवतियों का कहना है कि वो भी चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में वो बतौर एसपीओ यहाँ पर अपनी सर्विस दें। उनको भी एक जज्बा है कि वो लोग भी जम्मू कश्मीर पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटीज़ को दें, अपनी सर्विसेज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को प्रदान करें। आपको बता दें कि आज 5वां दिन है जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया जहां पर जारी है और 2800 से अधिक युवाओं ने यहां पर इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। कुल 89 पोस्ट की जो है यहां पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो जारी यहां पर की गई है और आज इस भर्ती प्रक्रिया का अंतिम दिन है। कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं। राजौरी में डीडीसी चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं, उप चेयरमैन के चुनाव हुए हैं, जिसमें कांटे की टक्कर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में बताई जा रही थी, लेकिन बड़ी खबर आपको बताते चले कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल कर ली है, जिसमें चेयरमैन के पद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है वो विराजमान हो गया है और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उप चेयरमैन के पद पर विराजमान हो गया है। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
राजौरी में 13 तारीख को डीडीसी चेयरमैन के इंतखाबात मुखर किए जाने के बाद कई तरह की क्या सराहियाँ लगाई जा रही थी और बड़ी अफवाहें भी फैली जा रही थी कि इत्तेहाद को इस बार शिकस्त दी जाएगी। मगर इत्तेहाद की तरफ से भी कई सवाल उस वक्त ज़रूर उठाए गए थे। इत्तेहाद की तरफ से ये कहा गया था इलेक्शन मुखर किए जाने के पीछे इंतज़ामिया का भी हाथ है और उसको देखते हुए आज दोबारा इंतज़ामिया की तरफ से इलेक्शन करवाए गए और इत्तेहाद की दोनों सीटों पर जीत हुई। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन मुंतखब हैं, उनसे भी बात करेंगे और नायब चेयरमैन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के। नसीम साहब, आज की जो जीत है इस पे सेहरा किसको देंगे आप? आज की जीत पे सेहरा हम देंगे राजौरी ज़िला की आवाम को। राजौरी ज़िला की आवाम ने PAGD इत्तेहाद के तमाम मेंबरान को और बेशतर मेजॉरिटी में मेंबरान को जिताकर भेजा था। ये वही मेंबरान हैं जो इत्तेहाद के तहत राजौरी इस कौंसिल में जीत कर आए हैं 9 की तादाद में। इन लोगों ने अपने लोगों की उम्मीदों का पास रखा है, लोगों के जज्बात को समझते हुए इत्तेहाद को कायम रखा है। तरफ से और नसीम लियाकत साहब की तरफ से और अपनी तमाम पार्टी की तरफ से जो हमारा इत्तेहाद है कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का, उनकी तरफ से राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह जो तवक्कात आपकी और जो उम्मीदें हम पे हैं, मुझ पे और नसीम लियाकत साहब पे, हम दोनों भाई दिन रात एक करके यहाँ पे उनके लिए काम करेंगे। आप देखते रहिए कार्यक्रम।